नाज़रीन, 5 खबरें शेयर करनी है आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर। पांचों ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। वफाकी वजीर हैं, आज माफ़ी भी मांग ली है। जैसी ये चीज़ हुई तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि हर जगह जो है ये बात फैलना शुरू हो गई कि भाई ये क्या हुआ है। मतलब एक ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से जो है वो मौजूदा वजीर आज़म के हवाले से ये शाया किया गया है। आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फिर नीचे गिरना शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 5 खबरें शेयर करनी है आज आपके साथ इस वीलॉग के अंदर। पांचों ही बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और मेरे ख्याल में कुछ हद तक चीज़ें ज़रा क्लियर भी हो जाएँ, आपको पता लग जाए और कुछ हद तक जो है वो आपको पता लगे कि हुकूमत की डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जा रही है। अच्छा जी, सबसे पहले खबर जो है वो है आज़म सवाती साहब के हवाले से। आप जानते हैं वफाकी वज़ीर हैं और आज़म सवाती साहब जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे इलेक्शन कमीशन को जो है वो आग लगा देनी चाहिए। और फवाद चौधरी साहब और आज़म सवाती साहब, इन दोनों को जो है वो नोटिस जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज जनाब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और आज़म सवाती साहब की तरफ से पेश हुए और उन्होंने भी जो है वो फवाद चौधरी की तरह आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। सवाल वहाँ पे किया गया कि जी आज़म सवाती साहब किधर हैं, तो बताया गया कि आज़म सवाती साहब इस्लामाबाद में नहीं है, इस्लामाबाद से बाहर गए हुए हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो है वो बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से जो है इस्तिस्ना की भी दरख्वास्त की और साथ ही साथ उन्होंने उनकी जानिब से आज माफ़ी भी मांग ली है। तो चलें, देर आए दुरुस्त आए। इससे पहले फवाद चौधरी साहब को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अल्फाज को ज़्यादा ही सख्त इस्तेमाल कर लिए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, तो इसलिए अब दोनों ने जो है बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ली है। इनको इस बात का एहसास हो गया है। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर जनाब, उसका ताल्लुक है पाकिस्तानी एम्बेसी के साथ और ये पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो सर्बिया की पाकिस्तानी एम्बेसी है और उसके ट्विटर अकाउंट से आज क्या हुआ कि आज एक अदद ट्वीट सामने आई और ये ट्वीट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर लिखा गया जी, विद इन्फ्लेशन ब्रेकिंग ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स, हाउ लॉन्ग डू यू एक्सपेक्ट इमरान खान दैट वी गवर्नमेंट ऑफिशियल विल रिमेन साइलेंट एंड कीप वर्किंग फॉर यू विदाउट बीइंग पेड फॉर पास्ट 3 months एंड आवर चिल्ड्रन बीइंग फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फीस, इज दिस नया पाकिस्तान। और नीचे जो है वो बेसिकली एक गाना जो है वो वीडियो की जो है वो लगाया गया था कि आपने घबराना नहीं है। बड़ा मशहूर गाना हुआ था जो इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से था। अच्छा, ऑब्वियसली ये अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो ये पाकिस्तान एम्बेसी का सर्बिया का ऑफिशियल अकाउंट है जिसके ऊपर ब्लू टिक भी है और ब्लू टिक जो होता है वो एक वेरीफाइड अकाउंट के लिए ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर जो है वो शक नहीं किया जा सकता। अब इसके जैसी ये चीज़ हुई तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि हर जगह जो है ये बात फैलना शुरू हो गई कि भाई ये क्या हुआ है। मतलब एक ऑफिशियल एम्बेसी के अकाउंट की जानिब से जो है वो मौजूदा वज़ीर आज़म के हवाले से ये शाया किया गया है और हर जगह जो है वो थरथल्ली सी मच गई। तो उसके बाद जो है वो बिलाखिर अब ज़ाहिर बात है इंटरनेशनल जो चंद न्यूज़ आउटलेट्स थे उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया कि जी ये एक पाकिस्तानी एम्बेसी ने जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म के हवाले से ये कहा है और इनकी पेमेंट्स नहीं हुई 3 महीने से। तो अब दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बाकायदा तौर पर इसके सिलसिले में बयान जारी हो गया कि जी ये जो अकाउंट्स थे सफारत खाने के, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स ये हैक हो गए थे और अब इन अकाउंट से पोस्ट किए गए ये जो कुछ भी पोस्ट किया गया है इससे सर्बिया की एम्बेसी का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्वियसली ये दफ्तर ख़ारजा का बयान है। एक वेरीफाइड अकाउंट जो है वो किस तरह हैक हो गया ट्विटर का, ये कोई आसान बात नहीं है, जबकि ट्विटर के ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन सिस्टम होता है और वो किसी के लिए हैक करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तानी एम्बेसी का अकाउंट जो है वो हैक हो गया। अगर तर्जुमान ये कह रहे हैं दफ्तर ख़ारजा के, चले उनकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है अगर ये हैक भी हुए हैं तब भी एक बहुत बड़ी खबर है। ये कोई छोटी खबर नहीं है कि पाकिस्तानी एम्बेसी का अकाउंट जो है वो हैक हो गया। तो ये तो थी ये 2 खबरें। अच्छा, तीसरी खबर जो है जी उसका ताल्लुक है आज की स्टॉक एक्सचेंज के साथ और आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फिर नीचे गिरना शुरू हुई। अभी तक जब ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक जो है वो 43,037 के फिगर के ऊपर खड़ी हुई है और तकरीबन 200 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट मज़ीद गिर गई। तो वो जो नेगेटिव सेंटिमेंट है वो आज भी चल रहा है। शुरू में मार्केट काफ़ी गिरी थी, इसने 42,769 का लो लगाया
उसके बाद दोबारा ऊपर उठी 43,536 के ऊपर गई, लेकिन उसके बाद दोबारा ये 500 पॉइंट्स जो है ये दोबारा अब तक की ट्रेडिंग के अंदर जो है मार्केट ने दोबारा शेड कर दी है। तो वो जो नेगेटिव सेंटिमेंट जो कल से स्टार्ट हुआ था, जब 2000 पॉइंट से ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट गिरी थी, वो आज भी जो है वो कंटिन्यू रहा है और आज भी हमने वही नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो हमने देखा है। दूसरी बात ये, इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो सामने आई है, मैं वो खबर भी आपको दे दूं। वो खबर ये है कि जनाब एक ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि आने वाला जो मिनी बजट है उसके अंदर हुकूमत जो है वो गाड़ियों को दोबारा महंगा करने के हवाले की तरफ जा रही है। आपको याद होगा जो पिछला बजट आया था उसके अंदर गाड़ियां खरीदने के लिए जो है वो काफ़ी हद तक एक लिवरेज दी गई थी। गाड़ियों की प्राइसेस 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख काफ़ी हद तक कम हुई थी। लेकिन अब वो कहानी जो है वो सुनने में आ रहा है कि तजवीज़ ज़ेर गौर है कि वो भी ख़त्म हो सकती है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स की जो छूट थी 1000 सीसी से कम गाड़ियों की, उसे ख़त्म करने के ऊपर गवर्नमेंट अब सोच रही है और छोटी गाड़ियों पर सेल टैक्स 12 से बढ़ाकर बल्कि 17% करने की तजवीज़ की जा रही है। ये जो 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ थी उन पर सेल टैक्स जो ख़त्म किया गया था वो दोबारा लागू हो जाएगा और इसमें 5% तक ये बताया जा रहा है कि गाड़ियाँ जो हैं वो मज़ीद महंगी हो सकती हैं। इसके साथ साथ 17% जो सेल टैक्स है, इंपोर्टेड 2000 सीसी से ज़ायद की गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और IMF की शर्त के मुताबिक 360 अरब रुपए की टैक्स वसूली होगी अगर इस तरह ये सेल टैक्स वापस लाया जाता है और ये टैक्स जो है वो बढ़ा भी दिया जाता है। तो मिनी बजट जो है वो आवाम के लिए काफ़ी परेशान कुन साबित होगा। ऑलरेडी जिस प्रॉब्लम के अंदर आवाम फंसी हुई है उसके लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस मिनी बजट के अंदर, जो कि IMF ने जो है वो शराइत आपके साथ ये रखी हुई है। अच्छा, उसके बाद एक और ख़बर जो है, 4 खबरें हो गई। उसके बाद एक और ख़बर जनाब स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के हवाले से है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और उसकी वजह ये थी कि उनके हवाले से उनकी जो बेल हुई थी, जो उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, उसे चैलेंज करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था और सुप्रीम कोर्ट में आज जब वो पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पहले आप अपने आप को सरेंडर करें नैब के सामने। जो सिंध हाई कोर्ट ने कहा है फिलहाल आप उसके ऊपर सरेंडर करें, उसके बाद हम आपको कोई रिलीफ देने के बारे में सोच सकते हैं। जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तब तक आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही बैठे हुए थे और नैब इतलात के मुताबिक नैब ने जो है वो ये फैसला किया हुआ है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बाहर आएंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, जहन में रखिएगा ये बात कि आगा सिराज दुरानी जो हैं वो बड़ी देर से जो है इस गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते रहे हैं। इससे पहले नैब ने उनको कराची में जब गिरफ्तार करने की कोशिश की थी तो उन्होंने अपने घर के अंदर जो है वो छुप के बैठ गए थे और काफ़ी घंटे जो है वो बाहर नहीं निकले, बल्कि पूरा एक दिन ही बाहर नहीं निकले थे और उसके बाद जो है नैब की टीम थक हार के वहाँ से चली गई थी और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी थी। आगा सिराज दुरानी के हवाले से मैं 2-4 चीज़ें आपके साथ शेयर कर दूँ। आगा सिराज दुरानी के ऊपर जो केस है वो इस बात का है कि आमदन से ज़ायद असासे। इस केस के ऊपर जो है वो और भी बहुत से अकाउंट्स जो हैं वो ऑलरेडी और भी बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं उनके खिलाफ इस तरह के केसेस की समाअत होती रही है, तो इनके ऊपर भी यही है। और मामला है कि 1985 से लेकर आज तक इन्होंने जो आमदन अपने जो जिन ज़राए से जो शो की है उसमें तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ रुपए का फ़र्क है। 1 अरब 60 करोड़ रुपए, और उसके अंदर जो है वो इनके मुलाजमीन और इनके इस तरह के फ्रंट मैन जो हैं उनके नाम के ऊपर जायदादें बनाई गई हैं, उनके नाम के ऊपर एलिजिडली ये जायदादें बनाई गई हैं, जिसकी वजह से आगा सिराज दुरानी के खिलाफ जो है नैब इस तरह हरकत में आया है। अब आगा सिराज दुरानी साहब वैसे तो हर मुमकिन कोशिश करते रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो उनको हर मुमकिन कोशिश करती रही है बचाने की, लेकिन अब लगता है कि वो टाइम जो है वो अब ख़त्म हो गया है और नैब ने अब उनको आज गिरफ्तार कर लेना है। ये ज़हन में रखिएगा कि अभी तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह साहब के बाद अभी तक कोई बंदा नैब की हिरासत में नहीं था, तो अब ये हिरासत में आने वाले पहले शख्स होंगे इन तमाम अफराद के बाहर जाने के बाद। नून लीग भी उठा के देख लें, सबके सब बाहर आ चुके हैं, खुर्शीद शाह भी बाहर आ चुके हैं। सिर्फ अब आगा सिराज दुरानी अगर गिरफ्तार होते हैं तो ये वाहिद इन दोनों जमातों में से एक बंदे होंगे जो हिरासत में होंगे। आगा सिराज दुरानी साहब के हवाले से एक बात ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक ग्रुप उनके काफ़ी हद तक खिलाफ है। मेरे पास जो सोर्सेज से जो खबर है वो ये है कि दुरानी साहब जो हैं उनकी चंद हरकत की वजह से कुछ पीपल्स पार्टी के अपने लीडर्स भी जो हैं उनसे काफ़ी हद तक खफा थे, लेकिन फिर भी आगा सिराज दुरानी साहब ने पीपल्स पार्टी को तो नहीं छोड़ा। अलबत्ता कई लोग जो हैं वो उनकी कुछ एक्टिविटीज़ से ज़्यादा खुश नहीं थे। बस मैं आपको इस हद तक की खबर दे सकता हूँ, इससे आगे नहीं दूंगा। अब जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है और अब तक जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो 2 बजे का टाइम है और 2 बजे तक आगा सिराज दुरानी जो है वो तकरीबन 3 घंटे से
सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर ही मौजूद हैं, बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है, शायद उनको भी इस बात का आइडिया है कि जैसे ही वो बाहर आएंगे तो नैब ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लेना है। अगली व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।